हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल हमने डे 1 रखा था आंसर राइटिंग चैलेंज का कि आपको डे 1 से आंसर राइटिंग करनी है। अब जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें सबसे पहले हम पेपर 2 को कवर करने वाले हैं। पेपर 2 को जो हम कवर करेंगे तो उसमें कौन कौन सा सेगमेंट आ जाएगा। उसमें सेगमेंट आ जाएगा आपको पॉलिटी आ जाएगा, उसमें सेगमेंट आ जाएगा आपका गवर्नेंस आ जाएगा, उसमें आपका आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाएगा, उसमें आपका आ जाएगा सोशल जस्टिस। साथ ही इनसे जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस में मैं वीडियो बनाया करूँगा, कुछ में आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। ट्राई तो मैं करूँगा कि आपको डेली बताऊँ कैसे आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन फिर भी आपको आंसर राइटिंग करो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, फिर भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस डेली करते रहना है। तो ये पहले हम टारगेट करने वाले हैं शुरू के 20-25 दिन में। तो आप तैयार हो जाइए पेपर 2 के लिए। पेपर 2 को आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। पेपर 2 को प्रिपेयर करिए। अब जो कल का पहला क्वेश्चन था जिसे हमने यहाँ पर रखा था उसका पर्पस क्या था। उसका पर्पस 2 चीज़ें था। पहला, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन ये था कि जो जेंडर इंक्लूसिवनेस है, या अगर हम बात करें लैंगिक समावेशन है, उसको बढ़ावा देने के लिए पंचायतों का रोल क्या है। अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहला है कि लैंगिक समावेशन मतलब जेंडर इंक्लूसिवनेस, ऐसा लैंगिक समावेशन, लैंगिक समावेशी। दूसरा कि पंचायती राज का रोल यहाँ पर है, पंचायती राज का रोल, पंचायती राज की भूमिका के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। साथ ही इसमें आरक्षण के रोल को हाईलाइट करना है। अब इसको क्या करना है, इम्पोर्टेंट वर्ड इवैल्यूएट करना है या मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। मूल्यांकन करना, मैंने आपको बताया था जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो उसके हम मेरिट्स को देखते हैं, मतलब उसके पक्ष को देखते हैं, उसके विपक्ष को देखते हैं, डिमेरिट्स को देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस और चैलेंजेस दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब बात आती है कि हम इस क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे, मतलब इसे आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, पूरे क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट में बांटना है। पहला पार्ट आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ आपके लिए समझने के लिए, ठीक है ना। कोई ऐसा बॉक्स बनता नहीं, ना कोई ऐसा बॉक्स बनाना है हमें। ये बॉक्स क्या बता रहा है, ये बॉक्स बता रहा है कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है। अब देखो, हर चीज़ तो मैं लिखूंगा नहीं, आंसर लिखूंगा तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा, ठीक है ना। गिव मी अ सेकंड, मैं एक बॉक्स में ये बेहतर फॉर्म में कर देता हूँ। गिव मी अ सेकंड। अब देखो, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें अगर आपके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, कुछ आर्टिकल है, कुछ फैक्ट है, कुछ डाटा है, अगर ऐसा है तो आप उसे और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर 2 इंट्रोडक्शन हो सकता है। पहला तो मैं बता दूँ कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया क्योंकि महिलाओं को संविधान के जो विकास चल रहा था, या अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के अंतर्गत, पहला तो मैं इसमें बता सकता हूँ कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ना, और इसमें कोई फैक्ट ना डालूं। लेकिन अगर बेहतर उत्तर क्या होगा, बेहतर आंसर क्या होगा कि मैं उसमें बताऊं कि भारत का जो पंचायती या भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत का, उसमें जेंडर इंक्लूसिविटी की बात होती है, मतलब लैंगिक समावेशन की बात होती है। पहला तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भारत का जो लोकतांत्रिक सिस्टम, भारत का जो पंचायती राज सिस्टम है, उसमें जेंडर इंक्लूसिविटी की बात होती है, और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, मतलब उसमें विकेंद्रीकरण की बात होती है। 2 लाइन में मुझे ये बताना है कि भारत में विकेंद्रीकरण की बात होती है, भारत के संविधान में ही विकेंद्रीकरण है। अब इसको ध्यान में रखते हुए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 1992 हुआ, और पंचायती राज को इंक्लूड किया गया, तो इंट्रोडक्शन की तीसरी लाइन क्या होनी चाहिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, उसमें पंचायती राज को इंक्लूड किया गया, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन किसको प्रदान किया गया, वुमेन्स को प्रदान किया गया। 1/3 रिजर्वेशन किसको, वुमेन को दिया गया, है ना। कई राज्यों में इसे 50% तक भी किया गया है, ठीक है। जो अगर आप देखोगे, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या राजनीतिक भागीदारी है महिलाओं की, उसको बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। मतलब आपका इंट्रोडक्शन क्या हुआ, आपका इंट्रोडक्शन बताया गया कि भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन को बहुत महत्वपूर्ण ध्यान में रखा गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था
की शुरुआत, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही 33% महिलाओं को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। हालांकि कई राज्यों में 50% तक ये रिजर्वेशन, जैसे मध्य प्रदेश। अब अगर हम इसका पर्पज़ क्या है, इसका उद्देश्य है महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये इंट्रोडक्शन जब आपका हुआ तो इस इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि एक तो कॉन्सेप्ट भी आ गया, दूसरा फैक्ट भी आ गया। तो कॉन्सेप्ट के साथ जो फैक्ट्स है वो भी आपको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना इंट्रोडक्शन में। तो आपका इंट्रोडक्शन पर्याप्त हो गया, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया, ठीक है। अब देखो लैंगिक समावेश, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि जेंडर इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज को वुमेन रिजर्वेशन का इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। अब देखो इस इंट्रोडक्शन में एक तो ये भी हो गया कि जेंडर इंक्लूसिविटी क्यों जरूरी है, मैंने रिजर्वेशन की भी बात कर ली और मैंने पंचायती राज की भी बात कर ली। तो मैंने तीनों जो कोर कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के, कोर डिमांड है, उन तीनों की बात कर ली। अब जब आपको इवेल्युएट करने के लिए कहा जाए मेरे दोस्तों, जब आपको बोला जाए इवेल्युएट करना है या मूल्यांकन करना है, जब आपसे बोला जाए क्वेश्चन की डिमांड हो कि मूल्यांकन करना, तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, पहले दिखाने चैलेंजेस, ठीक है। यहाँ पर मैं डिमार्केटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बताना है चुनौतियाँ, ठीक है। यहाँ पे आपको चैलेंजेस बताना है। अब देखो चैलेंजेस क्या बताना है, आप अगर पंचायत में जाओ तो सबसे पहली जो चैलेंज की वो क्या देखने को मिलता है, एक तो क्या है कि कहते हैं ना कि वो पुरुष प्रधान है, मतलब कि पैट्रियार्कल जो सिस्टम होता है ना ज़्यादा अच्छा। जिससे अगर हम बात करें पति सरपंच की बात होती है, पति सरपंच मतलब जहाँ पे महिलाएं सरपंच है वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो किसका देखने को मिलता है, पुरुषों का। मतलब पुरुष क्या करते हैं, अल्टीमेटली रूल करते हैं, ठीक है ना। भले महिला सरपंच है लेकिन पुरुष रूल, या प्रॉक्सी रिजर्वेशन, इसको एक इंग्लिश टर्म में देखें, हालांकि मैं आंसर की मैं आपको ये चीज़ दिखा दूंगा। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन मतलब कहने को तो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे पुरुष ही कर रहे हैं रिप्रेजेंट। तो सबसे पहला चैलेंज देखने को ये मिलता है। इसको अगर हम बात करें हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में यही बोलेंगे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बोलेंगे, है ना, जिसमें कई स्थानों पर सरपंच पति का सिस्टम है। सामाजिक पारिवारिक जो चुनौतियाँ हैं वो महिलाओं को भागीदारी नहीं बनने देती हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, अगर आप देखोगे चैलेंज क्या है, कैपेसिटी कंस्ट्रेन या क्षमता में कमी है। अगर हम बात करें मैं यहाँ पे हिंदी में बता दे रहा हूँ, क्षमता में चुनौती, अगर हम बात करें क्षमता में कमी, अगर हम बात करें, ठीक है ना। क्षमता में कमी किस तरह की, तो महिलाओं में ट्रेनिंग नहीं है, प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, कोई ऐसे सरपंच की ट्रेनिंग नहीं होती है ना, उनको वित्त की सुविधा पर्याप्त नहीं मिल पाती है, फाइनेंस की सुविधा नहीं मिल पाती, उनको प्रबंधन या मैनेजमेंट की क्षमता उनके पास नहीं होती, उनको ट्रेन नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं जो लैक कैपेसिटी ऑफ कंस्ट्रेन है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए आप एक डाटा कोर कर सकते हो, है ना, जहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 60% जो रिप्रेजेंटेटिव जो महिलाएं हैं उनमें ये सारी कमी देखने को मिलती है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको क्या देखने को मिलेगा, सामाजिक और जो सोशल कल्चरल बैरियर, सामाजिक बाधाएं। अब सामाजिक बाधाएं क्या है, आपको पता है कि भारत में पर्दा प्रथा ये सारी चीज़ें भी प्रचलित हैं। अब मान के चलो कि कोई महिला सरपंच है, अब वो सर ढक के बैठी है, न वो बोलती भी नहीं अपने बड़ों के सामने। ससुराल में ये भी चीज़ें होती हैं कि वो महिलाएं बोलती नहीं हैं जो अपने से बड़े होते हैं। तो अगर देखो तो ये सामाजिक बाधाएं महिलाओं को क्या करती हैं, भागीदारी नहीं लेने देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज देखने को मिलता है किसके संबंध में, पंचायती राज के संबंध में, है ना। खासतौर पर इनमें जो ऐसी महिलाएं हैं जो ट्राइबल ग्रुप से आती हैं, वंचित समूह से आती हैं, ओबीसी से आती हैं, उनको ये ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा संस्था का जो सपोर्ट हो, संस्थागत समर्थन होता है वो बहुत कम है। संस्थागत समर्थन का मतलब इनएडुकेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, समर्थन पर्याप्त नहीं है ना, ठीक है। तो संस्थागत समर्थन उनको पर्याप्त नहीं मिलता। तो ये जो चैलेंजेज आपको देखने को मिलने वाले हैं किसमें, पंचायती राज में, खास तौर पर जब महिलाओं की जो भूमिका है लैंगिक समावेशन उसको लेके, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे महत्व की। भाई चैलेंज तो है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर हम देखो भागीदारी के स्तर पर देखें, भागीदारी बढ़ी, पार्टिसिपेशन इंक्रीज।
अगर आप देखोगे महिलाओं की जो भागीदारी जनसंख्या में लगभग 50% है। अब अगर 33% महिलाओं के पंचायतों के माध्यम से अगर उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जेंडर इंक्लूसिविटी को ये बढ़ाता है, मतलब महिलाएं निकल के सामने आती हैं। आखिर कुछ कुछ भी हो, 33% महिलाएं सरपंच तो बनी, कम से कम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस तो बढ़ी। तो ये जो पार्टिसिपेशन है ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी से बेहतर हुई है। तो ये पार्टिसिपेशन होने से ग्रास रूट डेमोक्रेसी बेहतर हुई है। फिर दूसरा अगर हम बात करें सामाजिक सशक्तिकरण या सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट आप अपने अपने पॉइंट्स लिखते रहिएगा। सोशल एम्पावरमेंट, अब जो सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है मतलब कि अगर हम देखो तो जो भी कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि महिलाएं जो सामाजिक नॉर्म्स होते हैं, है ना, उनको तोड़ के आगे आई हैं, है ना। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट सीखा है, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। कई महिलाओं का ऐसा ग्रुप बन गया है जो बहुत सारे बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अगर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में सुना होगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे क्या हुआ है, जैसे केरला में एक एग्जांपल यहाँ पे मिलता है कि वुमेन सरपंच केरला सोशल चेंज को लेके, हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन को लेके बेहतर रूप से सामने आई हैं। तो एक तो सोशल एम्पावरमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, कई सारी महिलाएं जब से पंचायती राज व्यवस्था में शामिल हुई हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है महिलाओं की, दूसरा सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है। तीसरा अगर आप देखोगे, ठीक है ना, बेहतर आउटकम, बेहतर आउटकम मतलब अगर हम डेवलपमेंट आउटकम अगर हम देखें, बेहतर विकास का स्वरूप, बेहतर विकास का स्वरूप। अब महिलाएं, आपको पता होता है कि ये हेल्थ के इश्यूज़ के, सैनिटेशन के इशूज़ के, न्यूट्रिशन के इशूज़ के, वाटर सप्लाई के इशूज़ से उनको ज़्यादा चैलेंज देखना पड़ता है। मतलब गांव में अगर पानी नहीं है तो पानी कौन ढोएगा, महिलाएं ढोंगी। गांव में अस्पताल नहीं है तो उनमें सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी, महिलाओं को होगी। तो वो ऑलरेडी वल्नरेबल रही हैं, हर एक समस्या में उनको आगे आना पड़ता है, हर एक समस्या उनको फेस करनी पड़ती है। तो जब महिला एक सरपंच बनती है तो इससे ये चीज़ें बेहतर होती है, शिक्षा का विकास बेहतर होता है, अस्पताल बेहतर होते हैं। कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पॉइंट्स यहाँ पे रखना है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंस के रखेंगे, 4-5 पॉइंट्स आप चैलेंजेस के रखेंगे। तो ये तो बात हो गई किसके संबंध में, इवेल्युएट करने के संबंध। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हर एक एस्पेक्ट को पकड़ा, हमने दिखाया कि चैलेंजेस क्या क्या है। हमने सारी चैलेंजेस की बात यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पे सारी गिव मी सेकंड, हाँ, यहाँ पे हमने सारी चैलेंजेस की बात की। इसके बल क्षमता में कमी है, फिर वो सामाजिक बाधाएं, संस्थागत समर्थन है, फिर महत्व की बात की, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है महिलाओं की, सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये हमने बात कर ली चैलेंज की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, वे फॉरवर्ड की। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड या इसे कहते हैं आगे की राह, आगे की राह। अब आगे की राह क्या आवश्यक है। अब चैलेंजेस जो होते हैं ना, जो चुनौतियां होती हैं, उसको अगर बेहतर कर दिया जाए तो आगे की राह वही हो जाता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पहली बार ये है कि जो क्षमता निर्माण किया जाना जरूरी, क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग इसको बोलेंगे। क्या लिखेंगे, लिख लीजिए आप, इंग्लिश मीडियम में है तो कैपेसिटी बिल्डिंग आप बोलेंगे। अब इसमें आपको आवश्यकता है महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे उनको ये ना लगे कि उनको वो चीज़ें करनी नहीं आती। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्षमता निर्माण होना चाहिए, है ना। अधिकार तो दिए गए लेकिन उनको काम करना नहीं आता तो वो काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना। फिर उसके अलावा ऑटोनॉमस पार्टिसिपेशन, मतलब वुमेन की जो ऑटोनॉमस पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया जाए, खास तौर पे निर्णय लेने के संबंध में उनके पास क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेना, है ना। फिनेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संस्थागत सपोर्ट होना चाहिए, संस्थागत सपोर्ट हो, सामाजिक सपोर्ट होना चाहिए, सोशल अगर हम बात करें सपोर्ट होना चाहिए, जो परिवार है या जो समाज है महिलाओं को सपोर्ट करे, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा नेक्स्ट और आउटकम क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, कि ये मैंने बात की, प्रशिक्षण की बात की, इस सब की बात की, ठीक। अब ये पति सरपंच वाला, तो यहाँ पर जो पुरुष आधारित जो समाज है ना, पैट्रियार्कल सिस्टम है, उसको चैलेंज करने के लिए जो महिलाओं की पार्टिसिपेशन हुई है, उसमें समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए, सरकार को इस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। फिर आप यहाँ पे करोगे 50% तक रिजर्वेशन देने की बात करो आप यहाँ पे, है ना। जो स्कीम्स वगैरह आती हैं महिलाओं के संबंध में, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, है ना। फिर साथ ही साथ आप इसमें SDG का हवाला दे सकते हो कि SDG के जो टारगेट है उसमें वुमेन इंक्लूसिविटी या वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। फिर आप निष्कर्ष में 2-3 लाइन का निष्कर्ष दे दो, कंक्लूजन दे दो, बोल दो
है ना, कि जो वुमेन रिजर्वेशन है उसने भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, लोकतंत्र को पूरी तरह से बदल दिया है। और इसमें कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे दे दो, क्या राजस्थान का एग्जांपल दे दो कि एस के राजस्थान में महिलाओं के द्वारा जो व्यवस्था हुई है उसमें स्कूल शिक्षा में बहुत बेहतर काम हुआ है, खासतौर पे कन्या शिक्षा में। फिर केरल का एग्जांपल आप यहाँ पे दे दो, एक केस स्टडी, है ना। फिर जो अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल की शक्ति पंचायत, ठीक है ना, शक्ति पंचायत ने सामाजिक जो छोटे छोटे विवाद होते हैं उनको ख़त्म करने में, विकास करने में, स्किल डेवलपमेंट करने में, इन सारी चीज़ों में शक्ति जो पंचायत उसका बहुत बड़ा रोल रहा। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, बहुत बेहतर तरीके से हमने पॉलिटिकल जो जितने भी एस्पेक्ट थे, जेंडर इंक्लूसिविटी, पंचायती राज, इवेल्युएशन और रिजर्वेशन, आरक्षण, इन चारों जो कंपोनेंट्स हैं इनको कवर कर दिया, है ना। आर्टिकल के एग्जांपल देके, डाटा फैक्ट्स देके, फिर इवेलुएट करने के लिए हमने चैलेंजेस दिखाए यहाँ पर, है ना, चैलेंज दिखाए। फिर हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाई, इन चैलेंजेज हमने 5 पॉइंट यहाँ पर बताए। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमने 5 पॉइंट बताए। फिर वे फॉरवर्ड हमने बताया क्या चीज़ वे फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्या हमने कंक्लूजन होना चाहिए, उसमें केस स्टडी के एग्जांपल हमने दिया। अगर आप ऐसा आंसर लिखते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ कि 10 नंबर में से 5 नंबर, 5.5 नंबर आप पे कहीं नहीं गए हैं, है ना। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी, इस तरह से आंसर लिखना है। मैं लगभग ट्राई करूँगा कि आपके साथ डेली आंसर राइटिंग करूँ, लेकिन आपको उत्तर लिखना है, आपको आंसर लिखना है। मैं इसका मॉडल आंसर भी बना दूंगा, थोड़ा सा सुंदर बनाऊंगा, थोड़ा सा AI का यूज़ करूँगा जिसमें उसका रिप्रेजेंटेशन सुंदर दिखे, आपको टिपिकल ना दिखे। और ऐसे ही हम डेली आंसर राइटिंग करेंगे। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा आप बताएं। कुछ अगर रिफॉर्म आपको सजेस्ट करना तो वो आप मुझे बता सकते हैं।